हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है वो है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन नामक ऐसे पर, जिसे लिखा है अमर्त्य सेन ने। पहले अमर्त्य सेन के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अमर्त्य सेन भारत के इकोनॉमिस्ट हैं, काफ़ी फेमस, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर का 1998 में उनके कल्याण के अर्थशास्त्र के लिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये ऐसे जो है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, वो उनकी किताब द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन का एक अंश मात्र है, परंतु इस ऐसे के अंदर उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से हमारे सामने भारतीयों की वाक चातुर्य, तर्क की शक्ति या उनकी वाद विवाद की क्षमता को प्रस्तुत किया है एक बहुत ही सकारात्मक अंदाज में। बहस को वो एक नकारात्मक रवैये के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भारतीयों की जो तर्क क्षमता है उसको बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने इस ऐसे के अंदर ट्रीट किया है। ऐसे की शुरुआत में वो हमें बताते हैं कि भारतीयों के अंदर जो ये बोलने की कला है ना, वो कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सामान्य है, प्राचीन काल से चली आ रही है। फिर वो हमें कृष्णा मेनन का उदाहरण देते हैं। कृष्णा मेनन, जिन्होंने कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब डेलीगेशन गया था भारत का, तो वहाँ पर 9 घंटे की नॉन स्टॉप स्पीच दी थी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रामायण और महाभारत जो है हमारे महान एपिक्स हैं, जो कि काफ़ी लंबे लिखे गए हैं, और इन महाभारत और रामायण से प्रेरित होकर के होमर, जो कि एक यूनानी विचारक थे, जब वो भारत आए और उन्होंने इन्हें पढ़ा, तो इनसे प्रेरित होकर के उन्होंने यूनान जा कर के इलियड एंड ओडिसी लिखा था। और ये कहा जाता है कि इलियड एंड ओडिसी जो है, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो महाभारत अकेली ही इनसे 7 गुना बड़ी है। तो हम समझ सकते हैं कि हम भारतीयों की क्षमता क्या रही है। इस विषय को वो 3 हेड्स में डिस्कस करते हैं। पहला टाइटल जो है वो है डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस, जिसके अधीन वो इस चीज़ को डिस्कस करते हुए हमें सबसे पहले भागवत गीता से उदाहरण देते हैं, जहाँ पर वो हमें कृष्ण और अर्जुन के बीच के डायलॉग्स की बात करते हुए बताते हैं कि कृष्ण और अर्जुन दोनों, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो उसके एक दिन पहले जब युद्ध के मैदान पर गए, तो उनके बीच में जो डिस्कशन हुआ वो यही था कि कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरा करे, और जबकि अर्जुन जो थे इस बात से व्यथित थे कि सामने जो युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं वो उसके अपने हैं और सारे के सारे उसके प्रियजन हैं, उन पर वो अगले दिन हथियार कैसे उठाएगा। वो इसी बात से व्यथित था, चिंतित था। परंतु कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म व्यक्ति को करते चला जाना चाहिए, और जबकि वो न्याय के पक्ष में हो तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला कौन व्यक्ति है। सामने वाला व्यक्ति जो भी हो, उसे अपने कर्तव्य के रास्ते पर डटा रहना चाहिए। आगे वो हमें जे ओपनहेमर का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जे ओपनहेमर जो हैं, उन्होंने फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, और उन्होंने अमेरिका की उस टीम को लीड किया था जिसने कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली इस टीम ने 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको के डेजर्ट में एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब का। बाद में यही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी नामक मोस्ट अर्बन एरियाज जो थे जापान के, वहाँ पर, और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी ये दोनों सिटीज़। इन दोनों सिटीज़ के ध्वस्त होने के बाद ओपनहेमर बहुत व्यथित हुए थे, क्योंकि ओपनहेमर जो कि अभी तक खुश थे कि उन्होंने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेंशन कर दी है, वो अपने उस इन्वेंशन से खुश थे, और उन्होंने कमेंट भी किया था कि मैं तो डिस्ट्रॉयर बन गया, मैं विनाशक हूँ, मैं इस तरीके का जो कृष्ण का भागवत गीता का कमेंट है उसे उन्होंने कहा था 16 जुलाई 1945 को। परंतु बाद में जब न्यूक्लियर बॉम्ब इस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज़ किया गया, तो वो बहुत व्यथित हुए थे। उन्होंने निश्चित रूप से ये महसूस किया होगा कि उन्होंने किस चीज़ की रचना कर दी है या उन्होंने क्या बना दिया है, क्योंकि उन्होंने आगे इस बात को कहा भी था कि टेक्निकली जो चीज़ हमें लगता है हमने बहुत अच्छी कर दी है, बहुत अच्छा बनाया है, उस टेक्निकली अच्छी बनी चीज़ की सक्सेस तब है जबकि वो मानव जाति के सक्सेसफुल उपयोग में भी आ जाए, जो कि बाद में नहीं आ पाई थी। न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार पूरी मानव जाति को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। तो वो व्यथित हो गए थे। यहाँ पर जब जो
जे रॉबर्ट ओपनहेमर का पॉइंट हम अमर्त्य सेन हमें उदाहरण देते हैं, तो वो वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन कॉन्टेक्स्ट जो था भागवत गीता का, उसमें हम जो भी माने कि कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य किए जाओ, फल की चिंता मत करो, परंतु अर्जुन ने जो सोचा था कि नहीं, सामने वाले मेरे अपने हैं, मैं मारकाट करूंगा तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे जो कि मेरे प्रिय होंगे। अर्जुन का जो डर था वो गलत नहीं था। हम सबको पता है महाभारत के युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि पूरा कौरव पांडव वंश नष्ट हो गया था, यहाँ तक कि अंत में अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र जीवित बचा था और संपूर्ण वंश नष्ट हो गया था, पांचों पांडव के अलावा। तो हम खुद समझ सकते हैं कि कितना विनाशकारी परिस्थितियां पैदा हो सकती है, जबकि हम आगे के बारे में सोचे बगैर केवल अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते जाते हैं। यही स्थिति ओपनहेमर ने के उदाहरण से भी राइटर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो ये डायलॉग का ट्रेडिशन है, चाहे वो डायलॉग हम किससे कर रहे थे, एक गॉड से कर रहे थे, परंतु अर्जुन के तर्कों में भी दम था, क्योंकि भविष्य में या आने वाले समय में अर्जुन का जो डर था वो बेसलेस या आधारहीन साबित नहीं हुआ था। इसी बात पर आगे बढ़ते हुए वो दूसरे हेड की ओर या दूसरे टाइटल की ओर जाते हैं, जेंडर, कास्ट एंड वॉइस की ओर। इसके अधीन उन्होंने जो डिस्कस किया है वो है कि हमारे यहाँ पर जो ये आर्ग्यूमेंट की परंपरा है वो किसी एक जेंडर, कास्ट या किसी एक वर्ग की आवाज़ बन कर के नहीं रह गई है, बल्कि हमारे यहाँ हर वर्ग अपनी बात को मुखर होकर के प्रस्तुत करता है, अपने तर्कों को मुखर होकर के प्रस्तुत करता है। इस बात को उन्होंने इस दूसरे टाइटल से बताने की कोशिश की है, जेंडर, कैस्ट एंड वॉइस के अधीन। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। तो बोलते हैं कि हमारी जो ये वाक चातुर्य या तार्किक क्षमता है या आर्ग्यूमेंट की जो क्षमता है वो केवल महिलाओं या केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों तक ही सीमित है हमारी जो ये क्षमता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ की महिलाएं भी उतनी ही मुखर हैं और उतनी ही मजबूत तरीके से अपने पक्ष को रखने की क्षमता रखती हैं। इसके लिए वो हमें सबसे पहले उदाहरण देते हैं सरोजनी नायडू का, जो कि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट रही आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1925 में घोषित किया गया था उन्हें प्रेसिडेंट। उसके बाद दूसरी महिला कैंडिडेट रही, प्रेसिडेंट रही सॉरी, नेली सेन गुप्ता, जिन्हें 1933 में चुना गया। ये दोनों महिलाएं ब्रिटेन में जो मार्गरेट थैचर को जब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पर चुना गया था 1975 में, उससे कम से कम 50 साल पहले ही भारत में ये दो महिला कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट के तौर पर चुन ली गई थी। इस भेद को बताने की कोशिश की उन्होंने कंपेरेटिवली, कि हमारे देश में बहुत पहले महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हो गए थे उनके इसी वाक चातुर्य के कारण। महिलाएं डिबेट और डिस्कशन में कभी भी पीछे नहीं रही हैं। इस बात का उदाहरण वो दूसरा देते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें याज्ञवल्क्य का उदाहरण देते हुए वो हमें बताते हैं कि जब गार्गी ने सारे ब्राह्मणों के बीच में बैठ कर के याज्ञवल्क्य से तर्क वितर्क करे, तो उन्होंने उनसे केवल 2 प्रश्न पूछे थे और उन 2 प्रश्नों का उत्तर देने पर गार्गी ने पूरी मजबूती के साथ ये घोषणा कर दी थी कि अगर आप मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो ये मान करके चलिए कि इस दुनिया में आपको कोई भी पंडित तर्क क्षमता में कभी हरा नहीं पाएगा। तो यहाँ हमें गार्गी की योग्यता का पता चलता है, जिसने कि इतने सारे ब्राह्मणों के बीच में बैठ करके याज्ञवल्क्य से तर्क वितर्क किए थे। फिर वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि केवल तार्किक क्षमता के आधार पर नहीं, बहादुरी के आधार पर, वीरता के आधार पर भी हमारे देश में नारी क्षमता कम नहीं रही है। उन्होंने अपनी बौद्धिक स्तर को अपनी बहादुरी के साथ प्रस्तुत किया है और इसके उदाहरण के रूप में वो हमारे सामने रखते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। उनको कौन नहीं जानता, वो राइटर हमसे कहते हैं उनकी जो महिमा है उसे किसने नहीं जाना है, पूरी दुनिया जानती है उनकी क्षमता को। आगे मैत्रेयी का उदाहरण देकर के वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। उनकी दूसरी पत्नी जो मैत्रेयी थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य से एक सवाल किया कि जब याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम्हें मिलना चाहिए, तब मैत्रेयी ने उनसे कहा था कि आप मुझे ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं।
अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो कि मुझे अमर बना सके या मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया का जो भी सुख है वो भोगने के योग्य बना सकता है, ऐसी चीज़ आप मुझे दे सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं मांगूंगी, अन्यथा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो कि इस धरती पर ही नष्ट हो जाए। इससे हमें मैत्रेय की क्षमता या वाक चातुर्य का या उसकी तार्किक क्षमता का पता चलता है। तो नारी श्रेष्ठता के कई उदाहरण इस प्रकार से उन्होंने जेंडर के अंदर प्रस्तुत किए हैं। फिर वो हमें बताते हैं द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी जिन्होंने कि युधिष्ठिर जब युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, तब वो द्रौपदी थी जिसने कि अपनी बातों से या अपने तर्कों से युधिष्ठिर को युद्ध के लिए तैयार किया और महाभारत का वो भयावह युद्ध हुआ। तो हमारे यहाँ की महिलाओं की तार्किक क्षमता कभी कमज़ोर नहीं रही है। तो हमारे यहाँ पर किसी एक वर्ग की संपत्ति कभी भी तर्क क्षमता नहीं रही है, बल्कि वो सभी तक में के अंदर बराबर रूप से है। आगे वो जाति के आधार पर इस बात को डिस्कस करते हैं कि अलग अलग जातियां हमारे देश में शुरुआत से कर्म के आधार पर जातिगत विभाजन था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। परंतु धीरे धीरे जो ये जातिगत विभाजन था कर्म के बजाय जन्म पर आधारित होने लगा। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य। और इस प्रकार से जो व्यवस्था बनी उसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण वर्ग जो निम्न वर्ग थे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन पर अलग अलग नियम लगाने लगे, उनको एक्सप्लॉइट करने लगे। बात यही ख़त्म नहीं हुई। ब्राह्मणों की इस ऑर्थोडॉक्सी का जवाब हमारे देश में जनता ने दिया और कई लोग इसका विरोध करते हुए खड़े हुए, और इसी का परिणाम था कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म का हमारे देश में उद्भव हुआ, इसी ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी का विरोध करते हुए। आगे हमसे वो बात करते हैं कि ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी की बात तो हम छोड़ें, हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम सूफीज़ या फिर भक्ति मूवमेंट के जो कवि रहे हैं वो भी किसी एक वर्ग विशेष के नहीं रहे हैं कि मजदूर वर्ग के रहे हों या हाई क्लास के ही केवल रहे हों। हाई क्लास की बात करें तो मीराबाई हम सब जानते हैं राजपूत शाही परिवार से थी और उनके गीत आज तक पूरी दुनिया गाती है। परंतु हमारे देश में ऐसे भी कई भक्ति आंदोलन के कवि रहे हैं, जैसे कि कबीर दास जी जो थे वो जुलाहा जाति के थे, दादू दास जी जो थे वो कॉटन कार्डर्स सूत काटने वाले थे, रेदास जो थे वो जूते बनाने वाले थे, और सेन नाई जाति के थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पर कवि या कविता या काव्य किसी एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष की संपत्ति रहा है। हमारे देश में हर वर्ग के लोगों को ने समान रूप से अपनी क्षमताओं अपनी योग्यताओं का प्रस्तुतिकरण दिया है। आंदल, दयाबाई, सहजोबाई, सेन आदि कवियों के वो उदाहरण देते हुए हमें इसी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा हेड या तीसरा टाइटल जिसके अधीन वो आगे डिस्कस करते हैं कि हमारी पब्लिक रीजनिंग की क्षमता ने हमारी राजनीति को भी प्रभावित किया है, वो है डेमोक्रेसी एज पब्लिक रीजनिंग। पब्लिक रीजनिंग वही हमारी पब्लिक की जो रीजनिंग की पावर है या तार्किक जो क्षमता है, उसका परिणाम ये है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है। भारत जो है दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में काउंट होता है, और भारतीयों की तर्क क्षमता ही थी जिसके कारण भारत में डेमोक्रेसी को अपनाया गया। यहाँ पर संसद में बहुदलीय व्यवस्था है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं यह है कि विपक्ष अपने सारे तर्क प्रस्तुत करता है किसी भी नीति के खिलाफ, और जो सत्ता पक्ष है वो अपने पक्ष को प्रस्तुत करता है, और उसके बाद जो एनालिसिस होता है उसके बेस पर ही किसी नीति को लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हमारी तार्किक क्षमता का परिणाम ही है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी को अपनाया गया, और बाद में इसी के कारण से हमारे यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव अरूढ़िवादिता की स्थिति उत्पन्न हुई। हमारे देश में सेक्युलरिज्म को अपनाया गया, इसी कारण से अपनाया गया। यह पब्लिक रीजनिंग और डेमोक्रेसी, हम अगर इन दोनों के संबंध की बात करें तो डेमोक्रेसी की सफलता की जड़ में जो होता है वो पब्लिक रीजनिंग होती है। हमारे देश में डेमोक्रेसी को अपनाने का कारण ये नहीं था कि हमने ब्रिटेन को फॉलो किया, ब्रिटेन से एक गिफ्ट के तौर पर डेमोक्रेसी को ग्रहण कर लिया, बल्कि हमारी खुद की क्षमताएं ऐसी थी जिनके कारण हमारे देश में डेमोक्रेसी के अलावा अन्य कोई व्यवस्था लागू हो ही नहीं सकती थी।
इस प्रकार से पूरे ऐसे के अंदर वो इन 3 टाइटल्स के अधीन भारतीयों की जो आर्ग्यूमेंटेटिव पावर है उसको डिस्कस करते हुए ऐसे को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और भारतीयों की तर्क क्षमता के प्रति हमारा एक सकारात्मक और प्यारा सा नज़रिया क्रिएट कर देते हैं। अगर आपको इस ऐसे का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।